Hello, today we are going to start fourth topic of second chapter economic planning. We discussed earlier economic planning, planning commission and types of economy. Now the fourth topic is long term goal and short term goals. सबसे पहले आपको ये बता दें हम लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं। हमारे इंडिया में जब प्लानिंग स्टार्ट हुई थी तो प्लानिंग को पॉपुलरली उसको जाना जाता था, किसके नाम से जाना जाना गया, 5 ईयर प्लान से। जैसे आपको पता होगा इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन 1950 में स्टार्ट हुई थी, स्थापना रखी गई थी और 1951 से 1956 से 56 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हमारा। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया पॉपुलरली नोन एज 5 ईयर प्लान। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1950 एंडिंग ऑन 31 मार्च 1956। फिस्कल ईयर क्या होता है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। ये आपका इंडियन प्लानिंग में जो थी आपकी पॉपुलरली नोन एज 5 ईयर प्लान्स। इंडियन प्लानिंग वॉज अडोप्टेड सर्टेन ऑब्जेक्टिव। हमारे इंडियन प्लानिंग ने सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको हमने अडोप्ट किया एंड दीज ऑब्जेक्टिव्स आर फर्दरली क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। पहला लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यू शुड नो very well what is long term objective. Long term objective means which is determined for the long period of time. It consists yeah, many of 5 year plans means which includes many 5 year plans. इट इज़ ऑफनली कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान ऑब्जेक्टिव। इसको हम दूसरे नाम से पर्सपेक्टिव प्लान ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो पूरे देश के लिए हमारे लिए होते हैं, जो लंबे समय के लिए 25 साल 30 साल में पूरे होते हैं। जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया हमारा कंट्री का, और मॉडर्नाइजेशन हो गया। अभी आगे हम बताएंगे आपको कि वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कौन से हैं हमारे, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। बट शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स आर दी स्पेसिफिक प्लान्स। क्या होते हैं? स्पेसिफिक प्लान्स होते हैं कुछ। वो स्पेसिफिक प्लान्स एंड पॉलिसीज विच इज़ डिटरमाइंड टू अचीव द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। उनको अचीव करना माइलस्टोन्स कह सकते हो, स्ट्रैटेजीज कह सकते हो, जो 5 साल में अचीव करना होता है। These short-term objectives are specific plans and strategies for the short-term period of time based on common goal of overall economic growth and development। किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? जो हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके ऊपर बेस्ड होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। ये हमारी सरकार 5 साल की सरकार होती है, तो 5 साल के गोल्स बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, टारगेट्स बनाए जाते हैं, उसको अचीव करते हैं हम। जैसे हमने पॉवर्टी हटाना, अनएम्प्लॉयमेंट हटाना, रिसोर्सेज का अच्छे से चैनलाइजेशन करना, सोशल जस्टिस करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। हमारे जैसे जैसे ज़माना चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हमारी चीज़ें आधुनिक हो रही हैं, बहुत सारे सेट्स होते हैं, प्लान होते हैं जो हमें हमारी कंट्री, हम अपनी जीवन, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने जीवन में ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, हमें आगे जाके क्या करना है, क्या बनना है। उसी तरह से हमारी कंट्री भी क्या करती है, ऑब्जेक्टिव सेट्स करती है, उसको पूरा करती है, और वही स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो होती हैं वो अल्टीमेटली पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव आर नॉट कॉम्पिटिटिव विद ईच अदर बट दीज आर दी कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स रिक्वायर्ड जॉइंटली, दोनों साथ में ही काम करते हैं और कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए के ऊपर काम करते हैं। सेम एग्जैक्टली। तो हम बात कर रहे हैं हमारी कंट्री के कुछ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग में। जब हमने देश आज़ाद हुआ था तो कुछ ऐसे प्लान्स थे जो हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उसके ऊपर फोकस करना। वो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में हम आपको बता दें, पहला होता है जीडीपी ग्रोथ, दूसरा होता है सेल्फ रिलायंस, तीसरा होता है मॉडर्नाइजेशन एंड इक्विटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। ये जो हमारे 5 ऑब्जेक्टिव हैं ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे और इसके ऊपर आप खुद लिख लेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं इसके ऊपर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। जीडीपी ग्रोथ क्या होता है? पहले मैं आपको बता दूं, कॉलोनियल रूल से पहले हमारे इंडिया में कैसी स्थिति थी और ड्यूरिंग दी कॉलोनियल, आपको पता है कि रूल में इंडिया को कैसा एक्सप्लॉइट किया ब्रिटिशर्स ने। सो ड्यू टू दी कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन इंडियन इकोनॉमी वॉज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। क्योंकि आपको पता होगा कि ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इंडियन इकोनॉमी वॉज एन बैकवर्ड स्टैगनेंट एंड वाइब्रेंट इकोनॉमी। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल वॉज वेरी सीवियर एंड वॉज वेरी लो।
So the national income of per capita income of for the national income of a country and the per capita of income of a country was very severe or was very low on that time. तो हम आपको ये बता रहे हैं कि इसीलिए जीडीपी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। और जीडीपी ग्रोथ के बारे में पहले आपको बता दें कि जीडीपी ग्रोथ होती क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी ग्रोथ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट शोज द कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री, दैट इज कॉल्ड जीडीपी ग्रोथ। Capacity of a country to produce the goods and services with the given resources and technology within a domestic territory of a country during a particular period of time, that is called GDP growth. नाउ जीडीपी ग्रोथ हम आपको डेफिनेशन बता दिया है। अब जीडीपी ग्रोथ को दूसरे सेंस में आप कैसे बोल सकते हो? इट इज़ अ कैपेसिटी टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री। हम क्या कह रहे हैं कि इट हेल्प टू इंक्रीज द कैपेसिटी टू फ्लो द गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री, इन अ इकोनॉमी और इन अ कंट्री। आप ये बोल सकते हैं कि फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर हमारी कंसिस्टेंसी ये बढ़ रही है, इंक्रीज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री for a long period of time, consistently increase for a long period of time, that is called a GDP growth. अब आपको ये भी बता दें कि GDP ग्रोथ का मीनिंग तभी फ्रूटफुल रहेगा, मीनिंगफुल रहेगा जब इसका बेनिफिट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंजॉय। इसका बेनिफिट जो होगा हर एक नागरिक को मिल पाएगा। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ रही है और एक तरफ आपकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, तो दोनों क्या हो गए, एक तरह से बराबर हो गए और उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले हमारी कंट्री को क्या करना चाहिए? पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, जिससे जो भी कंट्री का डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट किसके सेंस में होना चाहिए, किसके सेंस में होगा? पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम। लोगों की इनकम बढ़ेगी तभी क्या होगा? लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो पाएगा, तभी जीडीपी ग्रोथ हमारी कंट्री में हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो आपको पता होगा कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है। वैसे भी मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है जीडीपी, जो ओवरऑल नेशनल इनकम है हमारी कंट्री का, जीडीपी ग्रोथ जो भी है नेशनल इनकम। आप नेशनल इनकम चाहे आप इनकम मेथड से निकालें, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालें या प्रोडक्ट मेथड से निकालें, वट कोई से भी मेथड से निकालें, इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, आप क्या निकाल लेंगे? पर कैपिटा इनकम निकालेंगे, पर व्यक्ति की इनकम आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। मगर जीडीपी ग्रोथ जो है हमारी, जीडीपी ग्रोथ मेनली डिपेंड अपॉन दी टू फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जीडीपी ग्रोथ? या तो हमारी कंट्री में रिसोर्सेज हो, ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे तो ज़्यादा आउटपुट होगा। इंक्रीज इन रिसोर्सेज हेल्प टू इंक्रीज द आउटपुट, एज यू नो। तो दूसरा क्या होगा कि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर यूनिट, जितना हमारा आउटपुट बढ़ेगा उतना ही हमारा क्या होगा? जीडीपी ग्रोथ भी होगा। सो तो जीडीपी, देयर आर टू फैक्टर्स द जीडीपी ग्रोथ बेस्ड ऑन अपॉन। पहला है आपका इंक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री एंड दूसरा है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। सो इंडियन इकोनॉमी इज बेस्ड on the to make sure the natural resources. Indian economy makes sure the natural resources must be utilized more efficiently and effectively so that the GDP growth has been achieved, and consistently help in improving in the process of production and the technology. GDP is one of the major objective, is the long term objective for the country on that time. तो ये हमने रखा गया था उस टाइम पे। तो यही सारी चीज़ें हमारी क्या करती हैं? स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में भी आता है आउटपुट। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन मतलब आपको पता ही होगा कि आउटपुट का चेंज होना, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट चेंज होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा तो हमारी क्या होगी? जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। जीडीपी ग्रोथ किस में? बिटवीन दी 3 सेक्टर्स। आपको पता होगा सेक्टर्स भी कौन कौन से हैं? प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देयर मस्ट बी टू मेक इंश्योर देयर मस्ट बी अ बैलेंस्ड ग्रोथ बिटवीन दीज 3 सेक्टर्स. So as growth proceed, relative share of secondary and tertiary sector must be increased, while that the primary sector must be decline. तो यहाँ पर हमने बोला गया है कि स्ट्रक्चरल कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी कंट्री के लिए। अगर हम किस में फोकस करते हैं? इंडस्ट्रियल एंड टर्शियरी सेक्टर में करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर का क्या होगा? हमारा ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगा।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर मस्ट बी मेक अ बैलेंस बिटवीन दीज थ्री सेक्टर्स एंड एज यू नो दीज थ्री सेक्टर मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द नेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आपका जीडीपी ग्रोथ था. दूसरा आ जाता है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, या आप सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं. सेल्फ रिलायंस की हम बात कर देते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी की हम बात कर देते हैं. सेल्फ सफिशिएंसी हेयर इट मीन्स सेल्फ रिलायंस, इट मीन्स कि हमारे कंट्री जो है डोमेस्टिकली हम क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं. particularly we are producing food grains. So this is the main objective of the country, to be self-independence, not the dependent to the other country. Self-reliance is very important for the Indian economic planning, as we are reducing the focuses on dependence on the other foreign assistance, या आप कह सकते हो दूसरी कंट्री के ऊपर ना डिपेंडेंट हो गया, अपनी कंट्री में डिपेंडेंट होना. और पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हटा देना, कि जैसे कि हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री में नहीं कर रहे हैं. अभी तक आपको पता होगा कि चाइना से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते थे हमारी कंट्री में, अब वो नहीं है. अब हमारी कंट्री में ही क्या होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका बेनिफिट हर एक नागरिक को मिल रहा है, उससे एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है, रिसोर्सेज का अच्छे से चैनलाइजेशन हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा सेल्फ सफिशिएंसी का. हम इससे क्या कर रहे हैं, हमारे इससे एक्सपोर्ट का बढ़ावा होगा, उससे हम हमारा पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा इंक्रीज़ होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा. तो सेल्फ सफिशिएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ सफिशिएंसी भी होना, सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास फूड होना फॉर दी विच हेल्प टू मीट आउट दी सर्टेन अनसर्टेनिटीज़ इन द फ्यूचर. तो ये जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी कोरोना के टाइम पे पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है. तो इस समय लोगों के पास ना नौकरी है, ना रोजगार है, ना पैसे हैं कुछ. तो इसके लिए जो पर्याप्त सरकार के पास गोडाउंस में फूड ग्रेन है वो सप्लाई कर रही है पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू. तो ये सारी चीज़ें इसलिए की गई हैं, हेल्प करती हैं, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं एट द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर. तो सेल्फ सफिशिएंट भी होना हमारी कंट्री में, ये भी वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में आता है हमारे कंट्री का. दूसरा है आपका, तीसरा है आपका मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन के बारे में हम आपको बता दें, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन आपको क्या पता है. मॉडर्नाइजेशन मतलब, मॉडर्नाइजेशन मीन्स टेक्नोलॉजी के टर्म्स में आप कह सकते हो कि इनोवेशन या अपडेशन या अडोप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, या इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ कह सकते हो. हम ग्रोथ के प्रोसेस में चल रहे हैं तो हम नई नई चीज़ों को अपनाते हैं, कैसे किस तरह आधुनिक चीज़ों को अपनाते हैं. जो हमारे डेली रूटीन वर्क होता है, हम वी कैन ईजिली वर्क विद द मशीन्स एंड विद द लेस ह्यूमन इफर्ट्स. So modernization in the terms of technology, but it helps to increase the production and the productivity also with the least cost of resources and cost of efforts, you can say. So modernization here, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यू कैन से हमको करनी चाहिए अपनी कंट्री में. रिसर्च इंजीनियरिंग वगैरह में हमने आगे बढ़ाने के लिए हमने ऑब्जेक्टिव इसमें सेट किए एज अ न्यू एज ऑफ साइंस एंड इनोवेशन आप कह सकते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट था लोगों को उस तरफ ले जाना, टू फाइंडिंग आउट द न्यू वे, बेस्ट वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स इन डेली लाइफ. सो इससे क्या होगा, हमारे इकोनॉमी में मॉडर्नाइजेशन होगा. टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, लोग उसको अडोप्ट करेंगे और इकोनॉमी क्या होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ जाएगी. जैसे आपने देखा होगा मॉडर्नाइजेशन में हेयर इट मीन्स, आपने बहुत सारे एग्जांपल आपको बता दें. जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था 1967 में, तो ग्रीन रिवोल्यूशन को अपनाया गया था. इज़ वन ऑफ दी major revolutionize in the field of agriculture. And you can also said there are so many IT revolution हुए थे हमारी इकोनॉमी में. ग्लोबल इकोनॉमी में IT का बहुत ज़्यादा वो हुआ था, चेंज आया था. डेफिनेशन रीडिफाइन किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन थ्रू दी BOPs, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. जो आपने पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट, जो हम बाहर से क्या करते हैं, सर्विसेज को एक्वायर करते हैं फ्रॉम द थर्ड पार्टी. तो ये सारी चीज़ें क्या है, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर हम कॉन्सेप्ट करते हैं. बट मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये भी नहीं होता है कि दूसरे सेंस में हम बात करें कि इट हेल्प्स टू मॉडर्नाइजेशन इन द अदर कॉन्टेक्स्ट टू चेंज द सोशल आउटलुक. मतलब लोगों का नज़रिया चेंज करना. नज़रिया मीन्स, पहले आपने देखा होगा महिलाएं काम नहीं करती थी, अब महिलाएं भी काम करती हैं. तो लोगों की सोचने की धारणा को चेंज करना, मॉडर्न बनना. तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है हमारे, ज़रूरी है हमारे इकनॉमी के लिए. तो ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव है हमारी कंट्री का, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है मॉडर्नाइजेशन.
इसमें आप इतना ही कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन का। और दूसरा है फिर आपका इक्विटी। इक्विटी हेयर इट मीन्स इक्वल, यू कैन से सैड इक्विटी, आप बोल सकते हैं कि द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, द ग्रोथ मस्ट बी इक्वली डिवाइडेड ईच एंड एवरी पर्सन। आप इक्विटी के बारे में ही बात कर रहे हैं तो इक्विटी का मतलब ये हुआ, इट डजंट मीन द बेनिफिट ऑफ द कंट्री मस्ट बी इंजॉय बाय ओनली फ्यू एंड ऑफ अ रिच क्लास ऑफ पीपल। उसका फ़ायदा सिर्फ कुछ ही लोग उठा पा रहे हैं, जबकि इक्विटी का मतलब ये होना चाहिए कि जो बेनिफिट है कंट्री का वो क्या करें, वो हर एक नागरिक के पास पहुँचे, उसको हम इक्विटी बोलते हैं। इट डजंट मीन द इक्वल इनकम ऑफ इनकम ऑफ अ पीपल। हर व्यक्ति की इनकम सेम होना ये इक्विटी नहीं है। इक्विटी का मतलब यह क्या है कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कंट्री दे रही है वो हर एक नागरिक को मिलनी चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए मेल एंड फीमेल के बीच में। जो फैसिलिटीज़ हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ वो ओवरऑल सबके लिए होनी चाहिए एज़ पर द ग्रेड पोजीशन। वो फेयर वेजेस, फेयर सैलरी वो इक्वल होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। तो हमने इक्विटी का मतलब इस तरह से निकाले। इसका मतलब ये नहीं कि आपका क्या हो, इनकम इक्वल हो। तो equity here it means you can said in the another words, uh, the growth of a country must be equally distributed among the people of a among the citizen of the country. It must be spread across लार्जर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब लार्जर जितने सेक्शंस हैं वो सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ही इंजॉय कर रहा है। सो द इक्विटी सो दैट द एम ऑफ द इक्विटी हैज़ बीन अचीव। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था इक्विटी का जो हमने हमारी कंट्री में जब हमने प्लान किया था, इकोनॉमिक प्लानिंग हमने करी थी, स्टार्ट करी थी, तो इक्विटी को हमने इंक्लूड किया था। दूसरा है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट से मतलब आप क्या समझे, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। हेयर पहले आपको ये बता दें फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। एक सिचुएशन होती है वेयर दी people in the working age, where the people in the working age group willingly to work and able to work at the prevailing market wage rate, and they were getting the work easily also, गेट दी वर्क इजीली ऑल्सो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स जो व्यक्ति काम करने लायक है और वो काम करना चाहता है मार्केट वेज रेट के हिसाब से और उसको काम मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव हमारी कंट्री ने सेट किया था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको काम मिलना चाहिए, उनको जॉब मिलनी चाहिए, वो खाली ना बैठें, जो मार्केट वेज रेट है उसके हिसाब से। उसको हम क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो it is most of the important social objective also, social objective of a country to provide the employment each and every section of the society, so that the growth of the country has been achieved. अब क्योंकि आपको पता है कि ग्रोथ अपनी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपनी कंट्री में तभी अचीव हो सकती है जब पढ़ी लिखी जनसंख्या या इफ द पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंड एवरी पीपल इन दी सोसाइटी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, दैट विल बी हेल्प टू अचीव द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो ये आपने पढ़ा, अभी तक हमने आपको बताया कि ये 4-5 ऑब्जेक्टिव हैं हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग में। जीडीपी ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। इसके नोट्स मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा दूंगा इफ़ यू नीड। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म प्लानिंग पढ़ेंगे।